आतंकजीत सिंह साहब, मैं जरा दो चीजें, मैं एक तो दर्शकों को बता दूं जो सीक्वेंस ऑफ मनीष सिसोदिया के जुलाई महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी को एक पत्र लिखते हैं कि ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं। एलजी साहब उस चिट्ठी को होम मिनिस्ट्री ऑफ होम में भेजते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराइए। 31 जुलाई को ऑलरेडी वो स्क्रैप कर दी जाती है कि नहीं, नई पॉलिसी नहीं होगी, पुरानी पॉलिसी से ही होगा। उसके बाद अगस्त महीने में जाके एफआईआर होती है, अगस्त, अगर मैं जहां तक मुझे याद है 25 अगस्त के आसपास, और उसमें एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया होते हैं। और जब चार्जशीट फाइल होती है 25 दिसंबर को, उसमें 5 या 6 लोगों के नाम होते हैं, सर्वेश जी को बेहतर याद होगा, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, अक्यूज नंबर 1 का नाम चार्जशीट में नहीं है। और कहीं से सोते सोते एकदम से आता है ख्याल कि चलो 19 फरवरी को इनको बुलाओ और इनसे जरा बातचीत करो, बुलाया जाता है। मैं ये बात इसलिए एक चीज स्पष्ट कर दे रहा हूं अपने दर्शकों को भी, जैसे मैं देखता हूं, मेरा देखना हो सकता नहीं, सर्वेश जी अलग ढंग से देखते होंगे, आप अलग ढंग से। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के जो सबसे की पर्सन है वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, मनीष सिसोदिया है। अपना काम करते हैं, दिल्ली मॉडल को एक उन्होंने ऑल्टरनेटिव दिया है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो अलग बात है, लेकिन देश के सामने एक दिल्ली मॉडल करके दिया जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को मूल रूप से इस दो पे बहुत मेहनत से उसको तैयार किया है, और जो लोगों को लगता है कि नहीं ये वायबल है, और उस मॉडल को ही एक तरह से वो सेलिंग पॉइंट है। जैसे गुजरात मॉडल मोदी जी बेचते हैं, ये दिल्ली मॉडल बेचते हैं, और ये हर जगह इलेक्शन में वो रहता है, ऑफेंसिव भी रहते हैं इसको लेके। यूपी भी आए थे। ऐसे में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर देना, और शुरू में मैं, जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि शुरू में कांग्रेस ऑफेंसिव रहती है। अगर आपको याद हो, कल बहुत सी आ रही थी, जैसे कांग्रेस की तरफ से लगातार वो आ रहा था, लेकिन फिर शाम होते होते जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बैलेंस करते हैं कि भाई इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो कितना कितना खराब है। और ये मैं एक उसके साथ आपसे पूछूंगा, क्योंकि लोग ये भी पूछ रहे हैं, और इसका ठीक है, आज समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ईडी से पूछताछ जब राहुल गांधी की होती है, तो मेरे पास एक ट्वीट आया हुआ है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ट्वीट जिसके अनुसार वो ये वादा ये है कि उस समय एक लेटर ऑपोजिशन की तरफ से जा रहा था जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब ने मना किया था दस्तखत करने से। ये बातें छोटी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज एक जब बड़ा एक समस्या पूरे देश के सामने और विपक्ष के सामने है, तो आपको क्या लगता है कि बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले, पुरानी बातों को सारे लोग भूल जाएंगे और आगे एक खुले मन से साथ साथ चलने की कोई संभावना नजर आ रही है आपको? आतंकजीत सिंह साहब जी, आपका जो सवाल है उसके 3 पहलू हैं। उसका पहला पहलू तो ये है कि कुछ ऐड करना, सुप्रीम कोर्ट से खबर अपडेट कर दें कि सिसोदिया जी जो प्ली लेके गए थे उसे एंटरटेन करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, और उन्होंने कहा कोई अल्टरनेटिव तरीका अपना, अभी इस लेवल पे मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। जो ब्रजेश सिंह जी ने कहा है उसमें मैं ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 32 में जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, आपको याद हो, अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ की एप्लीकेशन भी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी को कि क्योंकि हाई कोर्ट से केस आया था रिजेक्ट होके अर्नब गोस्वामी का, तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया था। विनोद दुआ का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जर्नलिस्ट का केस था, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्राइम इन्वॉल्व है, इसलिए आपके पास जो 482 सीआरपीसी के अंडर हाई कोर्ट में जो आपके पास ऑप्शंस हैं, पहले उसको एक्सरसाइज कीजिए। अगर 482 सीआरपीसी में आपको रिलीफ नहीं मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट आइए। तो ये तो रही बात सुप्रीम कोर्ट की मामले की। अब जो आपका सवाल था वो सवाल 3 भाग में है। एक तो उसका प्रोसेस, क्रिमिनलाइजेशन किस तरीके से है, क्या एक्टिविटी है जिसके बेसिस पे उनको एक्यूज नंबर 1 बनाया गया है। दूसरा आपका जो सवाल था वो ये था कि क्या इसके पॉलिटिकल मायने हैं, और तीसरा क्या जॉइंट ऑपोजिशन अब इन मामलों में दोबारा से इकट्ठी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि जो क्रिमिनलिटी वाली बात है, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब पहली चार्जशीट फाइल हुई थी, पहली चार्जशीट फाइल में मनोज सिसोदिया का नाम नहीं था। जो उन्होंने विजय नायर को अरेस्ट किया था, फिर बाद में अरोड़ा को अरेस्ट किया था, अरोड़ा के टाइम जब उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, उसमें उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई कि कहीं से उनको ये लगा कि मनीष सिसोदिया की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस केस में है। अब उनका कहना क्या है
वो ये कहते हैं कि जब हमने उनसे सवाल जवाब किए, जब अक्टूबर 25 को लास्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जब बुलाया गया था उनको, तो उनको कहा, उनसे पूछे गए सवाल तो उन्होंने कहा उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। अब कॉपरेट का मतलब ये तो नहीं होता कि आप एडमिशन ऑफ गिल्ट करें। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती, चाहे वो सीबीआई हो या दिल्ली पुलिस हो या कोई भी हो या देश की पुलिस हो, वो हमेशा यही कहती है कि भाई कॉपरेट नहीं किया, भाई मेरा राइट है साइलेंट होने का, आई हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसे एविडेंस है जो आप मेरे समक्ष पेश करेंगे और उस एविडेंस के अगेंस्ट मैं अगर गलत बोलूं या झूठ बोलूं या मुझे लगे कोरैबोरेटिव एविडेंस है, तो मैं उस बात को लेकर ये कह सकता हूं कि पुख्ता मेरे पास एविडेंस है, ये आदमी जो है एक्यूज है और फ्लाइट रिस्क है, ये कल को समन भेजेंगे तो ये पेश नहीं होगा, ये भाग जाएगा। अब एक डिप्टी सीएम है जिसके पास 20 पोर्टफोलियो है। वर्चुअली स्पीकिंग मनीष सिसोदिया पूरी दिल्ली की सरकार चला रहे हैं खुद ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्योंकि नेशनल लेवल पे चले गए हैं, गुजरात में इलेक्शन लड़े हैं, उसके बाद तेलंगाना और टीएमसी के साथ वो अपना थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे हैं, पंजाब की सरकार भी उनके अंडर है, तो जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया होल एंड सोल इंचार्ज हैं दिल्ली के। तो इस वजह से कि एक डिप्टी सीएम को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पहली बात तो ये है कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अवेलेबल ही नहीं है, इट इज वन, एक आदमी के खिलाफ दूसरे आदमी के शब्द हैं सिर्फ। उसमें एक एक्यूज थे, उनके फादर का एक वीडियो था जिसमें कहा गया कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। और उस 100 करोड़ के लेन देन को कभी वो कहते हैं 1000 करोड़ का लेन देन हो गया, कभी कहते हैं वो 10,000 करोड़ का लेन देन हो गया। तो ये तो मैटर ऑफ ट्रायल है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सबमिट करना, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के सबमिशन के बाद जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में अभिवक्ता अपनी अपनी बात रखते हैं, उस पे वो जज डिसाइड करते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, उसमें कितना क्रिमिनलिटी है, क्या ऑफेंस है, क्या बनता है ऑफेंस, नहीं बनता है। अब इनका ये कह देना कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है और सीक्रेसी है और क्रेडिबल रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये तो एक तरफ ही इशारा करता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। वो पॉलिटिकल वेंडेटा क्यों है? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल भी थे, अनिल बैजल के टाइम एक्साइज पॉलिसी अप्रूव हुई, उनका ठप्पा लगा, अगर वो अप्रूव नहीं करते तो ये ठेके नहीं छूटते। अनिल बैजल ने अप्रूव किया तो कहते हैं अनिल बैजल ने जब अप्रूव किया था तो कुछ हिदायतें दी थी, वो हिदायतें नहीं फॉलो हुई। अगर हिदायतें नहीं फॉलो हुई तो उनको लेटर इशू कर देते आप, ये कह देते रेट्रोगेटरी आपको अप्रूवल लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया था सब्जेक्ट टू कि आप ये करेंगे, और अगर आप उसमें नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी को हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर जब दूसरे गवर्नर आते हैं सक्सेना साहब, वो उठा के जैसे आपने कहा केस उठा के सीबीआई को देते हैं, होम सेक्रेटरी को देते हैं, होम सेक्रेटरी यूनियन होम मिनिस्ट्री से वो सीबीआई को चला जाता है। सीबीआई के केस जाने से पहले वो पॉलिसी विड्रॉ हो जाती है। एक एंगल लोग अब पॉलिटिकल ये डिस्कोर्स भी कर रहे हैं कि वो उन्होंने पॉलिसी वापस ले ली क्योंकि मतलब दाल में कुछ काला था। देखिए, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी वो कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो कभी भी वापस ले सकते हैं, उसके फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल रीजंस भी हो सकते हैं। उससे आप ये नहीं कह सकते कि मतलब उन्होंने कोई इम्प्रोप्राइटरी की। इम्प्रोप्राइटरी की बात पॉलिसी लेने या देने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ जाता। तो पहली बात तो ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी और चार्जशीट फाइल हो गई, जब चार्जशीट फाइल होती है तो चार्जशीट फाइल होने का मतलब है कि प्रोब आपने खत्म कर दी है, चार्जशीट फाइल हो गई है, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। हाँ, ये जाहिर है कि जब भी चार्जशीट फाइल होती है, एक आवेदन पुलिस ये लिख के चार्जशीट फाइल करती है कि इसमें कोई और हमारे पास गवाह पेश होंगे या और कोई एविडेंस आएंगे तो हम एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल करते हैं। वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का हमेशा पुलिस के पास एक हथियार रहता है। तो ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करना पहली बात तो गलत है, क्योंकि अगर वो संबंध पे ना पहुंचते या इंक्वायरी नहीं देते या कुछ एविडेंस ऐसे थे जिसपे वो झूठ बोलते। अब सीबीआई को इंक्वायरी 5 दिन के लिए दी गई है। अब 5 दिन में उनकी पॉलिटिकल जो एक कैपिटल है, जिसको कहते हैं कि वो बेदाग है, आम आदमी पार्टी को कहा गया ये बेदाग पार्टी है, ये लोगों की पार्टी है, ये गलत काम नहीं करती। अरविंद केजरीवाल इसी नाम पे पंजाब में इलेक्शन जीते, गुजरात में इलेक्शन लड़े कि हम लोग इम्प्रोप्राइटरी नहीं करते, हमारे कोई अदानी अंबानी दोस्त नहीं है, हम किसी को फेवरेटिज्म नहीं करते पैसे के नाम पे, हम अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेते हैं या पैसा लेते हैं तो हम क्राउड फंडिंग करके पैसा इकट्ठा करते हैं। तो मनीष सिसोदिया पे जिस तरीके की एक पॉलिटिकल आप समझिए कि एक टेंटेड लीडर के नाम से कोई टेंट डाला गया, ये एक काफी बड़ा उनके लिए पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी को कि देखिए आपके डिप्टी सीएम है, वो भी 100 करोड़ के लिकर पॉलिसी के मामले में दागदार है। वो दाग लगाने वाली जो बात है उसमें शायद बीजेपी कामयाब रही, और यही कॉन्सिक्वेंसेज आप देखें सत्येंद्र जैन के केस में। सत्येंद्र जैन आज मई से बंद हैं जेल में, उनके खिलाफ हवाला का केस है। अब उसमें कितनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट ओरिजिनल फाइल हुई है कि नहीं हुई है, ट्रायल के स्टेज पे है, पर वो 8 महीने से जेल में है। अब ऐसा तो नहीं है कि सत्येंद्र जैन अगर जेल से छूटेंगे तो वो कहीं भाग जाएंगे या वो फ्लाइट रिस्क है, ऐसा भी कोई रिस्क नहीं है।
तो उनको आपने जेल में अरेस्ट करके क्यों रखा हुआ है? तो जो नॉर्मल न्यायपालिका का एक ये होता है कि बेल इज नॉट अ रूल, इट इज एक्सेप्शन, कि जहां इन्वेस्टिगेशन में कमी आ रही हो, जहां आप कोऑपरेट ना कर रहे हो, जहां आपको सम्मन जाते हैं, क्योंकि 7 साल से नीचे की सजा है, सेक्शन 41A का नोटिस भी आपने नहीं दिया, 2 और 5 साल में आप खाली सम्मन करके बुला सकते हैं। अगर वो सम्मन में नहीं आए तो आप उनको नोटिस दीजिए, अगर नोटिस पे भी नहीं आ रहे हैं तब आप कोर्ट में कहिए कि वो नोटिस पे नहीं आ रहे हैं, हम उनको अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। एक दिन गए, उन्होंने कहा कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, आप हमारे पास आपके खिलाफ एविडेंस है और आपको अरेस्ट कर। अब लास्ट में जो बात आ जाती है आपकी कि क्या केजरीवाल की मजबूरी बन जाएगी कि उनको कांग्रेस लेड कोalition ज्वाइन करना पड़े या कोई ऐसा फ्रंट ज्वाइन करना पड़े जो बीजेपी से लड़े। मुझे जहां तक लगता है, कई दफा अपने अभिभाषणों में अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट अटैक नरेंद्र मोदी पे करते हैं। गुजरात का इलेक्शन आप ले लीजिए, उनका अटैक डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पे होता है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का होता है कि उनके अदानी अंबानी दोस्त हैं, उनकी इम्प्रोप्राइटरी है, राफेल की डील हो, चाहे ये आपका ये अदानी का मामला हो। अदानी के मामले में भी अरविंद केजरीवाल खुद से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ये बीजेपी की जो सरकार है, जो मोदी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं अब पर इनकी एक कोई सीट भी नहीं, ना पार्लियामेंट में कोई आज की डेट में कोई एमपी है इनका ऑल इंडिया लेवल पे, ना पंजाब में, दिल्ली में। डर उनको सिर्फ ये बीजेपी को कि उनके पास गुजरात में जैसे 13% वोट मिला, तो पॉसिबल है कि अगर नेशनल इलेक्शन हो तो 10-12% या 11% या 8% वोट खींच सकते हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी वोट उसको कह लीजिए या आम आदमी पार्टी का अपना वोट कह लीजिए। दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन आपने जिस तरीके से देखा, वो एमसीडी की जो कॉर्पोरेटर थी शैली, उन पे किस तरीके का अटैक किया गया, मतलब वायलेंट अटैक था। 3 दिन तो कार्यकारिणी नहीं बन पाई, फिर स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में कई दफा वो कोर्ट भी गए कि हमें स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन ठीक से नहीं करा दिए जा रहे। उसके बाद उन पे अटैक भी किया रात को। 2 दिन आपने देखा एमसीडी में कैसे तमाशा चला कॉर्पोरेटर्स का। उन पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके विपरीत मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेना, जो कि डिप्टी सीएम है, एक तरीके से गुंडागर्दी है। और ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हमारे पास हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, और अगर आप कहीं से बच जाएंगे तो हम कहीं और से आपको पकड़ लेंगे, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो। और एमसीडी के इलेक्शन में जो इनका चेयरमैन नहीं बना, उसकी कहीं ना कहीं खींच या कहीं ना कहीं उसका जो उनका गम है, वो गुस्सा जो है वो मनीष सिसोदिया पे निकला है। अब ऑपोजिशन यूनिटी की जहां तक बात करें, ऑपोजिशन यूनिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अभी उसमें समय भी है। कई दफा अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो कांग्रेस जिसको ऑफेंस ले लेती है। कई बार कांग्रेस कुछ ऐसी बातें कह जाती है जिसमें आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंजाब में, दिल्ली में अटैक करती, तो ये सब तो चलता रहेगा। पर यह जरूर है कि आने वाले समय में ऑपोजिशन अगर कॉमन मिनिमम, जैसे कि जयराम रमेश ने भी इशारा किया और राहुल गांधी ने भी किया, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अगर यूपीए 3 अगर बने और उसमें कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभाए और सभी क्षेत्रीय दल उसमें अगर हिस्सेदारी करें और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के चले, तो हो सकता है वो बीजेपी को टक्कर दे सके। पर अगर थर्ड फ्रंट बनता है जिसमें बीआरएस, टीएमसी या आम आदमी पार्टी या डी राजा अलग से कोई फ्रंट बनाते हैं और नीतीश कुमार कहीं अकेले रह जाते हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं तो अपना ही फ्रंट बनाऊंगा, मैं तो कांग्रेस अगर मेरे साथ आना चाहे आ जाए, तो अगर ये बातें होंगी तो जाहिर है इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में होगा। जी जी, मैं थोड़ा आतंक साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मतलब नीतीश जी के हिसाब से, नीतीश जी ने अपने फ्रंट से, अपने उससे बार बार ये कहा है कि हम लोगों का बिहार में गठबंधन है। हमें उन्होंने इसको रिपीट किया है। जब जिस समय सलमान खुर्शीद बैठे थे और वो इस बात को बोल रहे थे, उन्होंने तब भी कहा कि बिहार में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा गठबंधन इन प्लेस है, हम तो यहां बीजेपी को देख ही लेंगे। बाकी जगह की बात वो कर रहे थे। तो मुझे, और जितनी मेरी समझ है, मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं लगता है कि नीतीश जी ये गलती करने जा रहे हैं कि वो माइनस कांग्रेस किसी उसको आउटफिट को, क्योंकि ये नीतीश जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो पूरे देश में अपनी पार्टी को नहीं फैला रहे हैं। आज उनको पता है कि अगर, जी बोलिए बोलिए। इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, जो अमृतपाल वाला मसला है, पंजाब वाला सेपरेटिस्ट खालिस्तानी मुद्दा, जो मूवमेंट चलाने का वाला बात, अमृतपाल सिंह वाला मुद्दा है, उस मुद्दे पे अगर उस मुद्दे को तूल दी गई या उस मुद्दे को हवा दी गई, तो उसका डायरेक्ट अटैक हिंदी हार्ट बेल्ट पे होता है। मान लीजिए कोई वायलेंट एक्शन हो जाता है पंजाब में और उसका कंसर्न हिंदी हार्ट बेल्ट की लेबर के साथ या हिंदी हार्ट बेल्ट के लोग जो वहां काम कर रहे हैं पंजाब में, उसके साथ अगर कोई रिलेट हो जाता है, तो जिस तरीके से एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलेगी कि वोट जो है उसको कंसोलिडेट कर लो सांप्रदायिकता के नाम पर,
तो जैसे हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेला जा रहा, तो जो हिंदू सिख कार्ड खेला जा रहा है, कहीं उसके बेसिस पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूपी, बिहार और हिंदी हार्टलैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेटों में डायरेक्ट पड़ता है। आपने 84 में भी देखा है, आपने 81 में भी देखा है। तो 81 और 84 का रिपीट ना हो, इस बात का मुझे डर है। नहीं तो नीतीश कुमार के बारे में आपने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है, वो खुद चाहते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस के बगैर तो अलायंस हो ही नहीं सकता। पर इसका विपरीत जिस तरीके की अराजकता पंजाब में फैलाई जा रही है धर्म के नाम पर, उसमें पोलराइजेशन होने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आतमजीत सिंह साहब, खत्म करने से पहले मैं एक परिपेक्ष और आपको दे दूं। जैसे बहुत लोग कहते हैं, जो अभी भी बात होती है ना कि उनके साथ कैसे जाएं, उस स्टेट में क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से मैं कह रहा हूं, मैं कम से कम सीपीएम को वैचारिक रूप से उस विचार को मानते ना हो, अलग बात हो, ज्यादा प्रतिबद्ध पार्टी मानते हैं किन्हीं भी पार्टियों से जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्रतिबद्धता के मामले में अपने विचार से। अगर वो त्रिपुरा में वो कांग्रेस को बुला के, और वहां पे वो मेन ऑपोजिशन है केरल में, अगर वो एक साथ इलेक्शन लड़ सकती है, उसने एक मॉडल तो दिया है ना त्रिपुरा में, जीतेंगे हारेंगे वो कल पता लगेगा, लेकिन कम से कम इलेक्शन लड़े। 13 सीट पे कांग्रेस, 60 में से 13 सीट कांग्रेस है, 47 सीट पे वो लड़ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इधर की बात आते हैं और ये कहते हैं ना कि केसीआर और एक भाई केसीआर कौन सा वोट दिला देंगे पंजाब में जाके, जरा मुझे बताइए। एक वोट केसीआर के कहने से कौन बढ़ाएगा? अखिलेश यादव तेलंगाना में जाके कौन सा वोट बढ़ा देंगे? ये पास टाइम ठीक है कि हम भी आ गए, आप भी आ गए, तुम भी बैठो, हम भी बैठो, पर ये एक दूसरे का सिनर्जी कहीं नहीं बन रही है। मैं निश्चित रूप से, अगर आज अखिलेश यादव बिहार जाएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा बिहार में, अगर आज नीतीश कुमार यूपी में आएंगे तो सिनर्जी मिलेगी। लेकिन अब अखिलेश यादव जाके तेलंगाना में वोट दिलाने लगेंगे और केसीआर आके पंजाब में वोट दिलाने लगेंगे, ये कुछ ठीक है, ये पास टाइम है। मैं बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि प्रश्न चिन्ह आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बहुत है। उनके पास वन ऑफ द बेस्ट, जो हम लोग मानते थे, जिन लोगों को जो एक्टिविज्म से निकले थे और जिन्होंने उसमें, चाहे वो मेधा जी हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष हो, कुमार विश्वास हो, डॉक्टर आनंद कुमार, एक लंबी लिस्ट है जिनको ये नहीं रख पाए ना। और जब मौका आया राज्यसभा में तो आपने 2 बनियों को आपने राज्यसभा का एमपी बना दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई भूलता नहीं है। तो शायद जो अरविंद केजरीवाल जी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में वो ऑटोक्रेटिक उतने ही है जितना मोदी जी के ऊपर कहा जाता है। वो भी किसी को, वो ही डजंट वांट एनीवन टू चैलेंज हिम। तो ऐसी स्थिति में मैं इसलिए इस बात पे बार बार आ रहा हूं कि कर्नाटक में अगर वो जाके लड़ने लगेंगे तब तो मामला खत्म ना, उसके बाद तो क्यों कांग्रेस इनके साथ कोई एडजस्टमेंट करेगी? आनंद वर्धन जी, इसमें 2-3 बातें हैं। जब दिल्ली में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो वो करप्शन के मुद्दे पे, लोकपाल के मुद्दे पे और दिल्ली में कार्य व्यवस्था को सही करने के मुद्दे पे बनी थी। अब एक इनका मॉडल है वेलफेयरिज्म का। वेलफेयरिज्म का मॉडल क्या है? फ्रीबीज, आप बिजली फ्री कर दीजिए, पानी फ्री कर दीजिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप कहिए कि हमारा मैक्सिमम बजट हेल्थ पे रहेगा, एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल, स्कूल के रिजल्ट्स, क्लास 12 के 10th के गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले आ रहे हैं, 90% पास रेट है। तो इस तरीके से अर्बन मॉडल उन्होंने दिल्ली में सरकार को दिया। पंजाब का विषय ये था, पंजाब में लोग अकालियों से भी दुखी थे और कांग्रेस से भी दुखी थे। कांग्रेस में करप्शन नहीं कंट्रोल हो पाया, चाहे वो सैंड माफिया की बात रही हो, और आनंद फानंद में अमरिंदर सिंह का जाना और जगजीत सिंह चन्नी का चीफ मिनिस्टर बनना और उनको प्रोजेक्ट करना नेक्स्ट सीएम के रूप में, कहीं कांग्रेस को नुकसान दे गया, जिसका फायदा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को हुआ और वहां पे उनको सीटें मिल गई। अब 134 उनको एमसीडी, क्योंकि उनका दिल्ली में दूसरी सरकार, इनकी दूसरी समय सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी 2 बार पिछले 3 टर्म से थी, तो वहां भी एक चेंज चाहिए था। कांग्रेस क्योंकि डेसिमेटेड है, उनका कार्यकर्ता या उनका फील्ड पे आदमी नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आम आदमी पार्टी, जाहिर से बात है कि बीजेपी के अपेक्ष में वही जीती। अब बात ये आ जाती है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एक सेकुलर सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट की विचारधारा है, जिसमें सेकुलर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली में जब दंगे हुए तो उस दंगों में अरविंद केजरीवाल कहाँ खड़े थे? उन्होंने डिफेंड नहीं किया किसी को। उनके 2 एमएलए खुद पकड़े गए, एक सजा याफ्ता भी हैं और एक पे केस चल रहा है, तो जो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं उसके बारे में भी वो चुप हैं। पंजाब में 3 एमएलए पे इम्प्रोप्राइटरी के पिछले 6 महीने में
केसेस सामने आए जिनमें उन तीनों एमएलए, उसमें से 2 मिनिस्टर जो थे उनकी मिनिस्टरशिप चली गई, तो एक एमएलए पैसा भी लेता पकड़ा गया, जिसके बारे में आपने खबर पढ़ी होगी 2-3 दिन पहले। तो इम्प्रोप्राइटरी तो हर जगह है, पर जो आम आदमी पार्टी करने की कोशिश कर रही है, जहां तक मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो एक अर्बन वोट बैंक था, एक जो अपर कास्ट वोट बैंक था कांग्रेस का, उसको ज्यादा आहत कर रही है, बजाय इसके वो बीजेपी को अटैक करे, और एक बड़ी कन्वीनियंस की वो पॉलिटिक्स कर रही है। आपने देखा किस तरीके से मंडी हिमाचल में उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली और ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी, और पंजाब में इलेक्शन जीतते ही वो हिमाचल प्रदेश से गायब हो गए और कहां चले गए? गुजरात में। अब पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा महाराष्ट्र के एडवर्टाइजमेंट्स में जाता है, वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए भगवंत मान के, बड़े बड़े फुल पेज ऐड निकलते हैं वहां की नेशनल डेलीज में। तो ये पंजाब का जो, और पंजाब आपको पता है 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है, तो उसका पैसा, पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा अगर महाराष्ट्र में इस्तेमाल होगा, तेलंगाना में इस्तेमाल होगा, केरल में इस्तेमाल होगा, या नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस में जाके वहां पे कैंपेनिंग की जाएगी, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को अपने 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 कटआउट से कुछ ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नेंस के मॉडल पे पंजाब अभी हमें देखना बाकी है कि आपने देखा जिस तरीके से अमृतपाल का केस हुआ, उसमें उनके लोगों ने, अमृतपाल ने खुद ने एक पुलिस स्टेशन को सीज करके एक अपना आदमी लवप्रीत तूफान वहां से छुड़वा लिया, और वहां के डीजीपी को लिख के देना पड़ा कि हाँ भाई इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, उन्होंने जो बयान दिया उससे हम सेटिस्फाइड हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस केस में। मतलब एक डर का माहौल एक आदमी ऐसा पैदा कर देता है कि पुलिस स्टेशन को सीज कर देता है और डीजीपी को कुछ बोलने लायक नहीं रहता, और उसके अगले दिन डीजीपी की मीटिंग जो है वो वहां के सीएम के साथ होती है, हम ये सब होने नहीं देंगे, अभी हम वॉच कर रहे हैं, हम यूनियन होम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ एक्शन लेगा, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का, या सोशल मीडिया का मामला हो, या मिलिटेंसी का मामला हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी हैज येट टू प्रूव इट्स मेटल, और दे आर बिहेविंग लाइक टू बिग फॉर देयर शूज। मतलब वो ज्यादा दिखा रहे हैं एक एक्टिविज्म, बजाय ये कि वो परफॉर्मेंस दिखाएं, और यही शायद रीजन है जिसकी वजह से जो आज का मामला हम डिस्कस कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर, या हो सकता है अभी तो वो खैर जेल में नहीं है, सीबीआई की रिमांड में है 5 दिन की, हो सकता है सीबीआई 5 दिन की रिमांड को 4 दिन इन्वेस्टिगेशन करके कह दे कि ठीक है जो हमें सवाल के जवाब चाहिए थे मिल गए हैं, अब हम चार्जशीट जब फाइल करेंगे तब ट्रायल शुरू होगा। जरूरी नहीं है वो जेल जाएं, और जरूरी ये भी नहीं कि वो छूट जाएं। तो ये सब मामला तो अब पॉलिटिकल मामला, अंदर का क्या मामला वो तो हम नहीं कह सकते, पर ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में अभी काफी अंतर है, और जैसे कि बाकी वक्ताओं ने भी कहा 2024 के इलेक्शन पे मुझे नहीं लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म है। ठीक है।